हेलो एवरीवन। बैंकिंग में हमारा पार्ट सेकंड का चैप्टर फर्स्ट चल रहा है, भारत में बैंकिंग प्रणाली का विकास, डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, जिसमें हमारा जो टॉपिक है वो था कि स्वतंत्रता के बाद जो आपका बैंकिंग विकास है वो किस प्रकार हुआ था। यानी कि 1947 के बाद में जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसका विभाजन भी हुआ था। उस कंडीशन में कुछ बैंकिंग व्यापार धीमा भी हुआ था, लेकिन हमारे जो चेंजेस हुए थे वो काफ़ी सकारात्मक हुए थे। अब इन सकारात्मक चेंजेस में से 3 टॉपिक्स मैं आपको बता चुकी कि सबसे पहला चेंज था कि रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हो गया था जो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। दूसरा था कि बैंकिंग सिस्टम को चलाने के लिए एक अलग से नियमन बनाया गया था, जो आपका कौन सा नियमन था, बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949। अब इस अधिनियम में 2 चेंजेस हुए थे, एक तो 1963 में और एक 1965 में। थर्ड स्टेप था आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हो गई थी। उस समय जब स्थापना की गई थी तो स्टेट बैंक को 10 बैंक सहायक तौर पर काम करने के लिए दिए गए थे। अब वर्तमान में वो जो संख्या है वो 10 से घटकर कितनी हो गई है, 5 हो गई है। ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, फोर्थ, बैंकिंग प्रशिक्षण की व्यवस्था। यानी कि बैंकिंग सेक्टर में काम करने के लिए जितने भी कर्मचारी बैंकिंग में काम करते हैं उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई थी। तो देश के व्यापारिक बैंक, सहकारी बैंक, जितने भी बैंक हैं उसमें जितने भी वर्कर्स हुए, एम्प्लॉयज़ हुए, उनके प्रशिक्षण के लिए 3 संस्थाएं बनाई गई थी। जो पहली संस्था थी वो आपकी सन 1954 में बॉम्बे में, सेकंड आपकी 1963 चेन्नई में और तीसरी आपकी पुणे में 1967 में स्थापित की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका औद्योगिक बैंकों की स्थापना। जब बैंकिंग प्रशिक्षण दे दिया गया था, आपके कॉरपोरेटिव बैंक के साथ साथ इंडस्ट्रियल बैंक भी इस्टेब्लिश हुए थे। इंडस्ट्रियल बैंक का काम क्या होता है, जो भी उद्योग धंधे चल रहे हैं उनको देखना, उनको लोन प्रोवाइड कराना। तो बैंकिंग में आपके इंडस्ट्रियल बैंक भी हुए थे। इंडस्ट्रियल बैंक जैसे आपका नाबार्ड बैंक हुआ, ये उसका एग्जांपल है। तो जब फ्रीड हुआ था हमारा इंडिया, उसमें औद्योगिक बैंकों की स्थापना की गई थी। अब ये औद्योगिक बैंक आपके कौन कौन से हैं, औद्योगिक वित्त अधिनियम जिसकी स्थापना 1948 में, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम 1954 में, औद्योगिक साख और निवेश निगम 1955, औद्योगिक विकास बैंक 1964, यूनिट ट्रस्ट बैंक ऑफ इंडिया 1964। ये सारे बैंक्स आपके इंडस्ट्रियल बैंक के अंदर आते हैं। अब इसकी जो स्थापना के सन है वो आप ध्यान रखेंगे, ऐसे MCQs में क्वेश्चंस भी कंप्लीट किए जाते हैं। और इसके साथ साथ 18 राज्य में अलग अलग तौर पर काम करने वाले राज्य निगम बैंक भी इसके अंतर्गत आते हैं। अब इंडस्ट्रियल बैंक की स्थापना हो गई, ये क्या करेंगे, इनका जो मेन वर्क होता है वो होता है लोन प्रोवाइड कराना। अब लोन ये किसको देंगे, उद्योग धंधों को देंगे, इंडस्ट्रीज़ को लोन देंगे। बस इसमें आप इतना ध्यान रखेंगे, ये दीर्घकालीन यानी कि लॉन्ग टर्म और मिडिल टर्म के लिए लोन देते हैं, वेरी शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड नहीं कराते। यानी कि इनका जो लोन है वो 1 साल से कम का होता ही नहीं है। 5th पॉइंट के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है जीवन बीमा निगम की स्थापना। जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस, अब इसकी भी ज़रूरत हो गई। जब भी कोई बैंक असफल हो जाता था तो उस दशा में जितने भी डिपॉजिटर्स थे, यानी कि जिन्होंने बैंकों में पैसा जोड़ कर रखा था, उनके हितों की रक्षा के लिए कि उनको पैसा वापस मिल जाए, इसके लिए 1962 में रिजर्व बैंक ने डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की स्थापना की थी। अब 15 जुलाई 1978 को जो इंडियन लोन गारंटी है उसको LIC में कन्वर्ट कर दिया गया था। यानी कि भारत में जो लोन की गारंटी देते थे उस कंपनी को किस में, इंश्योरेंस डिपॉजिट कॉरपोरेशन में मर्ज कर दिया था। और इसको फिर निगम का नाम बदलकर क्या रख दिया, जमा बीमा तथा साख गारंटी निगम कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमारा सहकारी बैंक और भूमि विकास बैंकों की स्थापना। मींस कॉरपोरेटिव बैंक्स हमारे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। ये बैंकों का जो मेन मोटिव होता है, जैसे आपके किसान होते हैं उनको लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करने का ये काम करते हैं। भूमि विकास बैंकों की स्थापना मेन इसी मोटिव के लिए की गई है। इनको पहले भूमि बंधक बैंक के नाम से जाना जाता था, क्योंकि अगर कोई किसान इनका लोन और उसका ब्याज नहीं देता था तो ये उसकी भूमि को अपने कब्जे में कर लेते थे। भारत में जो सबसे पहला भूमि विकास बैंक हुआ था उसकी इस्टेब्लिशमेंट पंजाब में की थी और उसका ईयर था 1920। अब इन कॉरपोरेटिव बैंक्स और रूरल बैंक्स को
सहकारी समिति अधिनियम 1904 के अंतर्गत इनकी स्टार्टिंग की थी। जितने भी कॉरपोरेटिव बैंक्स हैं वहाँ पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग सहकारी अधिनियम लागू किए थे। यानी कि जो सहकारी समिति अधिनियम 1904 है वो पूरा एक अधिनियम है। इस अधिनियम के अंतर्गत ये बताया गया था कि जितने राज्य में सहकारी बैंक और भूमि विकास बैंक इस्टेब्लिश किए जाएंगे उसी राज्य में इस अधिनियम को अलग से मान्यता दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है आपका बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण। काफ़ी सारे बैंक इसमें आपके ओपन हो चुके हैं, रिजर्व बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, LIC कॉरपोरेशंस, भूमि विकास बैंक। अब इन पर कंट्रोलिंग किस तरह से होगी? तो जितने भी सोशल नियंत्रण करने का काम था उसके लिए फरवरी 1969 में इसको लागू किया गया था अधिनियम को। अब इस अधिनियम की मुख्य बातें क्या थी कि सबसे पहले इसमें राष्ट्रीय साख परिषद की स्थापना की गई थी कि नेशनल लेवल पर जितनी भी आपकी इकोनॉमी है उसको अरेंज किस तरह से करना है, उसको कंट्रोल हम किस तरह से करेंगे। सेकंड, इसमें आपका जो बैंकिंग अधिनियम था उसको ज़रूरत पड़ने पर बार बार संशोधित किया गया और समाज के जो लक्ष्य थे उनको देखते हुए कुछ अधिकार रिजर्व बैंक को भी इसमें दे दिए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि जो आपका मैनेजमेंट प्रोसीड है वो सभी बैंकों के लिए अलग अलग दिया गया, अपने हिसाब से बैंक मैनेजमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें जो बैंक के डायरेक्टर्स हैं उनको ये कहा गया है कि वो 10% तक, यानी कि अपना उनका जो पोर्शन है जो उन्होंने इंडस्ट्री या बिजनेस में लगाया है वो 10% तक बंधित रहेगा। नेक्स्ट, अगर कोई भी बैंक को दिया गया निर्देश पालन नहीं होता है तो सरकार उस बैंक को अपने कंट्रोल में ले सकती है, लेकिन अपने कंट्रोल में लेने के लिए जो है गवर्नमेंट को उस बैंक को कंपेंसेशन प्रोवाइड करानी पड़ेगी। नेक्स्ट, इसमें व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। जुलाई 1969 में गवर्नमेंट ने जितने भी आपके कॉमर्शियल बैंक थे उन सब का क्या कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया। सबसे पहले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जो सबसे बड़े थे, जिनकी अमाउंट जो थी यानी कि जिनके अंदर डिपॉजिट 50 करोड़ से ज़्यादा थी। इसके बाद 15 अप्रैल 1980 को बाकी के 6 अनशेड्यूल्ड बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। 4 सितंबर 1993 को आपका न्यू बैंक ऑफ इंडिया जो है उसका PNB में विलय कर दिया, यानी कि उन दोनों को आपस में मर्ज कर दिया गया। इसी वजह से उस टाइम पर जो आपके कॉमर्शियल बैंक थे उनकी संख्या कितनी रह गई थी, 19 रह गई थी। तो मेन पॉइंट इसमें आपका जो MCQ का बनता है कि जो बड़े व्यापारिक बैंक थे उस समय वो 14 बड़े व्यापारिक बैंक थे। उनको बड़ा इसलिए बोला गया था क्योंकि उनकी जो डिपॉजिट्स थी वो 15 करोड़ से ज़्यादा थी। और कब उनका राष्ट्रीयकरण किया गया, जुलाई 1969 में। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है लीड बैंक योजना। ये लीड बैंक क्या होता है? लीड बैंक का मतलब क्या है, जैसे सपोज़ कीजिए एक राज्य में एक SBI बनाया हुआ है तो उस राज्य के जितने भी SBI बैंक की ब्रांचेस होगी किसी एक बैंक को, किसी एक स्टेट बैंक को उसका लीड बना दिया जाएगा, बाकी की SBI ब्रांचेस का कंट्रोल वो खुद करेगा। तो सन 1969 में रिजर्व बैंक ने ये योजना जो है वो लागू की थी। इसके अंतर्गत जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट थे उनको 17 बैंक्स में डिवाइड कर दिया गया था। हर डिस्ट्रिक्ट को एक बैंक दिया गया और उस बैंक के लिए उसको लीड बैंक बोला गया। अब इस लीड बैंक को ये भी सुविधा दी गई कि ज़िले में जितनी भी बैंकिंग सुविधाओं का विकास किया जाएगा वो सारा इसके अंतर्गत किया जाएगा, उनको कंट्रोल भी यही लीड बैंक करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना इसमें की गई थी। ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी कि एक ग्रामीण रूरल एरिया में जहाँ पर कमज़ोर वर्ग, छोटे किसान, वो मज़दूर जिनके पास भूमि नहीं है, या छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ जो कारीगर होते हैं हाथ से बनाने वाले, वो अपनी लोन की जो फैसिलिटी है वो इस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से पूरा कर लेते थे। तो इस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आपका भारतीय निर्यात और आयात बैंक। निर्यात और आयात बैंक यानी कि देश से माल मंगाने और भेजने के लिए भी एक अलग से सेपरेट बैंक की स्थापना की थी, जिसको क्या बोला जाता है? भारतीय निर्यात आयात बैंक बोला जाता है। इसकी स्थापना आपकी 1 जनवरी 1982 को की गई थी और ये स्पेशली इंडिया के जितने भी आयातक और निर्यातक होते हैं उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट इसमें राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक का विकास। अब जो आपका नाबार्ड बैंक बताया गया था उसको हम राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक में मुख्य भूमिका निभाने के
अकॉर्डिंग काम किया जाता है। ये नाबार्ड बैंक का जो आपका पूरा नाम है वो राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक है। इसकी जो स्थापना है वो 12 जुलाई 1982 को की गई थी। इसका मेन काम क्या था कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए जितने भी लोन प्रोवाइड कराता है, जितने भी लोन बैंकों को या फिर उन व्यक्तियों को उन क्षेत्रों को प्रोवाइड कराता है वो इसी के द्वारा किया जाता है। ये मेनली रिजर्व बैंक तथा गवर्नमेंट को साख प्रोवाइड कराता है। ठीक, ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह की बैंकिंग फैसिलिटी को सुविधा देता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें राष्ट्रीय आवास बैंक। ये आवास वित्त संस्था है। इसका केवल एक काम है कि ये रिजर्व बैंक की सहायक संस्था के रूप में कार्य करता है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। नेक्स्ट, निजी क्षेत्रों के बैंकों को प्रोत्साहन। इन बैंकिंग सेक्टर्स में जो निजी क्षेत्र के हैं इनका विस्तार बहुत आराम से हुआ था, तो इनको भी डेवलप करने के लिए 14 अगस्त 1991 में प्रोफेसर एम नरसिम्हा की अध्यक्षता में इनकी सारी रिपोर्ट्स बनाई गई और इन सेक्टर्स के लिए, निजी क्षेत्रों के लिए एक समिति को कंडक्ट किया गया था। अब इस समिति के आधार पर 1992-93 में काफ़ी सारे इसमें सुधार किए गए, अधिक से अधिक इसमें प्रोडक्टिविटी लाई गई। कंपटीशन तो इसमें पहले से ही चल रहा था, तो इंडियन बैंकिंग प्रणाली में जितने भी नए सेक्टर्स के बैंक खोलने की अनुमति थी वो इसी एरिया में दी गई थी 14 अगस्त 1991 को। और इसमें जितना भी सुधार दिया था वो सारी लायबिलिटी किसके द्वारा दी गई थी? प्रोफेसर एम नरसिम्हा की अध्यक्षता में। अब इसमें थोड़े चेंजेस किए गए। 1991 के बाद 1997 में फिर से इसमें एक समिति बनाई गई, उसे हाई कंडक्टेड समिति बोला जाता है। और इसमें जो सेक्टर्स थे वो कौन कौन से बैंक थे आपके? इंडसइंड बैंक, ग्लोबल ट्रस्ट, ICICI, UTI बैंक्स, टाइम्स बैंक, येस बैंक, बैंक ऑफ पंजाब, HDFC, यानी कि जितने भी इंडस्ट्रियल और कॉरपोरेट सेक्टर्स के बैंक हैं जो छोटे स्तर पर काम करते थे उनको इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है आपका कि बैंकिंग लोकपाल योजना। ये क्या है कि 1995 जून 1995 में कंज्यूमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए और उन सर्विसेज में लगातार सुधार लाने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना को लागू किया गया था। इसके अंतर्गत बहुत सारे सेंटर्स पर लोकपाल की नियुक्ति की गई थी। अब इनका काम क्या था कि जो कंज्यूमर्स हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को एक फाइल्स में रिपोर्ट करना और उनकी सॉल्यूशन 2 महीने के अंदर की गई है या नहीं उसको भी वो ये रिपोर्ट करते रहते थे। तो स्वतंत्रता आफ्टर फ्रीडम के बाद जो हमारे बैंकिंग सेक्टर्स में थे ये मेनली 6 चेंजेस हुए थे जो अब तक हमारे लिए काफ़ी फ़ायदे में आ रहे हैं। ये टॉपिक आपका यहीं पर कंप्लीट हो गया है। अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी दिक्कत आती है तो वो आप मुझे बता दें और इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे कि हमारे इंडिया में बैंकिंग विकास किस तरह से हुआ।